बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के हवाले से हम लोग काम कर रहे हैं। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कि अगर इनकम स्टेटमेंट गलत बनी हुई हो तो उसके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं और उस गलत इनकम स्टेटमेंट को हम किस तरह से जो है वो करेक्ट कर सकते हैं। अब आमतौर पर ये होता है कि बाज़ औक़ात स्टूडेंट्स या प्रैक्टिकली जब हम लोग काम करते हैं तो बाज़ लोग जो है रिकॉर्ड्स में हेरा फेरी करने के लिए कुछ जो एक्सपेंसेस हैं वो अपनी प्रॉपर प्लेस के ऊपर रिकॉर्ड नहीं करते उनको। मिसाल के तौर पर ये है कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं तो उनको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस शो कर देते हैं, या अगर कोई ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं तो उन्हें फैक्ट्री ओवरहेड में शो कर देते हैं, कोई फैक्ट्री ओवरहेड के एक्सपेंसेस हैं तो वो सैलरी में डाल देते हैं। तो इस तरह की मिस्टेक्स जो होती हैं उनको हमने आज करेक्ट करना और उनका इफेक्ट जो है वो सीखना है। न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे नए आने वाले लेक्चर्स के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। The bookkeeper of the Chenab Corporation submits the following income statement at the end of the first fiscal year, December 31st, 2013. इनकम स्टेटमेंट दी गई है, सेल्स है 7000 यूनिट आपने 10 रुपए के हिसाब से बेचे हैं, 70000 सेल्स है। इसी तरह कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड कैलकुलेट हुई है, फिनिश गुड्स की इन्वेंटरी कैलकुलेट हुई है। अब ओपनिंग इन्वेंटरीज इसलिए नहीं है कि फर्स्ट ईयर है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ग्रॉस प्रॉफिट निकला हुआ है और नेट प्रॉफिट कैलकुलेट हुआ है। नीचे हमें जो डिटेल प्रोवाइड की गई है लिखा हुआ है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंपनी इज डिस्टर्ब्ड बाय लो प्रॉफिट्स एंड हैज asked you to verify the accuracy of the statement. Your examination shows the following information. The following factory costs were included in selling and administrative expenses. Heat, light and power है, salary of the factory superintendent है, taxes of the factory building and equipment है और depreciation of the factory building and machinery है। ये total 15,000 के जो है वो expenses है। अब देखिए जैसा हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया कि यहाँ गलत इनकम स्टेटमेंट बनी हुई थी, प्रॉफिट बहुत कम थे, तो जो एडमिनिस्ट्रेशन थी ऑर्गेनाइजेशन की उसने आपको कहा कि जी आप चेक करें कि इनकम स्टेटमेंट ठीक बनी हुई है या नहीं। और जब आपने इनकम स्टेटमेंट को चेक किया तो आपको ये पता चला कि जो फैक्ट्री ओवरहेड थे वो उसने सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में शो किए हुए, जिसकी वजह से जो है वो प्रॉब्लम हो रही है। नॉर्मली हम ये सोचते हैं कि ये एक्सपेंसेस नहीं हैं, हम फैक्ट्री ओवरहेड में लिखें या हम जो है वो सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में लिखें तो इससे क्या फ़र्क पड़ना है, वो इनकम को में से लेस ही होंगे और ज़ाहिर नेट प्रॉफिट इतना ही रहेगा। लेकिन हम देखते हैं कि क्या इफेक्ट पड़ता है। पहले हम इनकम स्टेटमेंट को करेक्ट करते हैं। सेल्स दी हुई है 7000 यूनिट्स एट ₹10 और ये 70,000 होगी, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। हमने जो चीज़ें बेची हैं वो हमने 7000 यूनिट्स जो हैं वो बेचे हैं और एक यूनिट हमने 10 रुपीज़ का बेचा है, तो इस हिसाब से हमारी जो सेल्स हैं वो 70,000 आ गई। इसमें से हमने लेस करनी होती है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जो चीज़ें हमने बेची हैं उनकी कॉस्ट कितनी है, और इसमें नॉर्मली जो आपकी सिचुएशन बनती है वो आपका डायरेक्ट मटेरियल कितना इस्तेमाल हुआ, आपकी जो डायरेक्ट लेबर है वो कितनी हुई, और तीसरा आइटम आपका फैक्ट्री ओवरहेड का आ जाता है। डायरेक्ट मटेरियल 20,000 है, डायरेक्ट लेबर 15,000 है और फैक्ट्री ओवरहेड 10,000 है। इसके अलावा नीचे हमने देखा था कि 15,000 के ऐसे फैक्ट्री ओवरहेड हैं जिन्हें सेलिंग एक्सपेंसेस में शो किया गया है। अब जो डाटा दिया हुआ है इनपुट कर रहा हूँ। मटेरियल उसने हमें बताया कि जी 20,000 है, डायरेक्ट लेबर आपकी 15,000 और फैक्ट्री ओवरहेड उसने बताया 10,000। अब इसमें जो 15,000 गलती से ऐड हुए हैं सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में वो हम यहाँ पर मज़ीद इसमें ऐड करेंगे।
तो इट मीन्स कि जो फैक्ट्री ओवरहेड हैं वो हो जाएंगे 25,000। तो ये हमारी बेसिकली कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड जो है वो कैलकुलेट हो गई। इनको हम सम अप कर लेंगे तो ये 60,000 जो है ये हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आ गई। अब यहाँ हम वर्किंग नोट्स तैयार करेंगे। बेसिकली जो गलती है उसका इफेक्ट देखेंगे क्या है। वर्किंग नोट्स में पहले हमने यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड कैलकुलेट करने कि हमने कितने यूनिट्स अपने इस पहले साल में बनाए। तो यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड, अब हमारे पास यूनिट्स जो सोल्ड हैं, जो हमने यूनिट बेचे हैं वो उसने हमें बताया हुए हैं ये 7,000 है। उसके बाद जो यूनिट्स आपके पास बच के हैं, यूनिट्स एट द एंड, जो आपके पास एंडिंग इन्वेंटरी है फिनिश्ड गुड्स की, वो उसने आपको क्वेश्चन में बताई गई है, वो है 3,000। तो इट मींस 10,000 यूनिट्स आपने अपने पहले साल में प्रोड्यूस की हैं। तो ये यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड या यूनिट्स प्रोड्यूस्ड आ गए हमारे पास। अब इसकी मदद से दूसरी जो चीज हम कैलकुलेट करेंगे वो हम अपनी यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। और यूनिट कॉस्ट का फॉर्मूला आपको पहले भी मैंने नोट करवाया हुआ है कि जो बेसिकली हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आती है उसको हमने डिवाइड करना होता है जो हमने यूनिट्स मैन्युफैक्चर की हैं। अब यहाँ जो है हमारी यूनिट्स जो मैन्युफैक्चर्ड कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आ रही है वो है 60,000 और जो यूनिट्स हमने मैन्युफैक्चर किए हैं वो है 10,000। तो इट मींस 6 रुपीस पर यूनिट जो है ये हमारी कॉस्ट कैलकुलेट हो गई। न्यूमेरिकल पे जरा गौर करिए, देखिए लिखा हुआ जी लेस फिनिश्ड गुड्स इन्वेंटरी है जो दिसंबर 31 को है 3,000 यूनिट्स हैं एट ₹4.50 और यहाँ अगर आप गौर करें तो जो आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड है वो 45,000 है। तो 45,000 को उसने 10,000 से डिवाइड किया 4.5 और उसने 4.5 के हिसाब से ही कैलकुलेशन की है। लेकिन क्योंकि गलती से या जानबूझकर उसने कुछ एक्सपेंसेस जो फैक्ट्री ओवरहेड के थे वो फैक्ट्री ओवरहेड की कॉस्ट उसने शो कर दी है जो सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हैं। तो जब वो हमने यहाँ पर ऐड की तो हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड ज़्यादा आ गई और उसकी वजह से हमारी यूनिट कॉस्ट भी ज़्यादा आई है। तो अब इस हिसाब से हम फिनिश्ड गुड्स की जो एंडिंग इन्वेंटरी है वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। जो फिनिश्ड गुड्स हैं एंडिंग या क्लोजिंग जो इन्वेंटरी है हमारे पास वो उसने बताया हुआ है 3,000 यूनिट्स हैं और एक यूनिट जो है वो हमारा अब 6 रुपीस का है। तो इस हिसाब से 18,000 जो है ये हमारी फिनिश्ड गुड्स क्लोजिंग इन्वेंटरी कैलकुलेट होगी। इसमें से कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में से इसको हम माइनस करेंगे तो ये हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स जो है वो सोल्ड कैलकुलेट हो जाएगी और ये हमारी आ गई 42,000। अब सेल्स में से आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस करेंगे तो ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो कैलकुलेट हो गया और आपका ग्रॉस प्रॉफिट 28,000 है। अब इसका तरह कंपैरिजन हम न्यूमेरिकल के साथ कर लेते हैं जो क्वेश्चन आपको दिया गया है। इसमें देखें आपकी जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है वो 31,500 आ रही है। अब आपकी जो है वो 42,000 आ रही है, कॉस्ट आपकी बढ़ रही है। और दूसरा जो इफेक्ट अभी तक आया है वो आपकी फिनिश्ड गुड्स की इन्वेंटरी का है। फिनिश्ड गुड्स जो न्यूमेरिकल में हैं वो 30,500 हैं जबकि यहाँ हमारे जो फिनिश्ड गुड्स इन्वेंटरी है वो 18,000 है। तो फिनिश्ड गुड्स हमारी ज्यादा होगी, इसका मतलब हमारे एसेट्स में जो है वो इजाफा हुआ। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी ज्यादा हुई जिसके नतीजे में हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कम हो गया। पहले हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट हुआ था वो था 38,500। अब जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट हुआ है वो है 28,000। तो ये तकरीबन 10,500 हमारा ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो डिक्रीज कर गया। अब हम नेट प्रॉफिट जो है वो निकालते हैं।
यहाँ आपको सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जो दिए गए हैं वो हैं 36,000। अब इसमें से हमने लेस करने होते हैं जो हमारे सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हमें बताए गए हैं। जो पहले एक्सपेंसेस हो चुके हैं वो हैं 36,000 जो उसने कैलकुलेट किए थे, लेकिन एक गलती हुई भी थी, वो ये जो 15,000 एक्सपेंसेस गलती से यहाँ जमा हुए थे वो अब हम यहाँ से माइनस करेंगे। तो ये जो FOH हैं जो यहाँ पर गलती से ऐड हुए थे वो हम इसमें से लेस कर देंगे। तो इसका मतलब है कि सेलिंग और एडमिन एक्सपेंसेस हमारे 21,000 हो गए। तो अब जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट 28,000 है उसमें से ये 21,000 हम माइनस करेंगे तो 7,000 ये हमारी जो है वो नेट इनकम या नेट प्रॉफिट कैलकुलेट हो गया। तो अब अगर आप गौर करते हैं तो पहले आपका जो प्रॉफिट था वो था 2500, तो प्रॉफिट बढ़ गया। तो उम्मीद है कि अगर कोई इस तरह की सिचुएशन होती है जिसमें इनकम स्टेटमेंट गलत बनी हुई है और उसमें जो एक्सपेंसेस हैं उनको प्रॉपर्ली ट्रीट नहीं किया हुआ, तो जो गलती है उसको आप दुरुस्त करके एक करेक्ट जो है वो इनकम स्टेटमेंट तैयार कर सकते हैं।